हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत विषय का आपका जो दीक्षा ऐप असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है 1 से लेकर के 7 तक। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत का आपका लिंक आ चुका है 6 तारीख से, यानी कल से आप उसमें अपना लॉगिन कर सकते हैं और अपने कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ गाइज, इसमें आपके 14 असाइनमेंट दिए गए हैं जिनमें से 1 से 7 तक हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और दूसरी वीडियो में हम 8 से लेकर के 14 तक सभी असाइनमेंट्स को बहुत जल्द पूरा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज के इस असाइनमेंट की। फ्रेंड्स, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि कई बार मैच करने पर भी सही रीड नहीं कर पाता है सर्वर। तो आप परेशान ना हो अगर एक आध क्वेश्चन इस तरीके से मिस हो जाता है, ठीक है। हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर आ किसके साथ सम्मिलित होगा, तो आ कैसा स्वर है? विवृत, ठीक है। यहाँ पर मुख के आधार पर बताना है कि विवृत है या संवृत है। अब चा की बात करें तो ये है स्पृष्ट, इसके साथ मैच करेंगे। या है या अपने आप में बिल्कुल सही से मैच हो चुका है और बाकी सभी ठीक है, सही है। हमें इन दो को ही यहाँ पर रखना था और हमने इनको यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना काफ़ी है इसमें। यहाँ पर दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। सत्य और असत्य का चयन करना है। मूर्धन्य ध्वनि र, ट, ठ, श, इनमें से क्या ये सभी मूर्धन्य है या नहीं? अगर है तो सत्य, अगर नहीं है तो असत्य। तो चलिए यहाँ पर हमको टाइप करना होगा सत्य, कर लेते हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है क्या ये सभी घोष ध्वनियाँ हैं? तो ये भी सत्य है, आप भी यहाँ पर सत्य लिखिए। उसी के साथ ही अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ग तालव्य ध्वनि है। ई, च, छ, झ, क्या ये सभी तालव्य ध्वनि है? तो बिल्कुल सत्य है, यहाँ भी आपको सत्य लिखना होगा। उसके बाद घा में आपसे पूछा गया है महाप्राण है। क, थ, त, द, प, तो ये महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है, तो हम यहाँ पर असत्य लिखेंगे। उसी के साथ जो लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन है इस वाले असाइनमेंट का, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसमें देखेंगे क्या करना है। ऊष्म व्यंजन है, ये सभी शा, स, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है, तो सत्य है। तो हमने सभी को फिल कर लिया। आप एक बार और देख लीजिए। पहले में क्या है? सत्य, दूसरे में भी सत्य, तीसरे में भी सत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको चूज करना है। अल्प प्राण में प्राण वायु की मात्रा कितनी होती है? न्यून या अधिक? तो न्यून होती है, हमें यहाँ पर न्यून लिखना होगा। तो हमने लिख लिया है। अब अगले खा में पूछा गया है महाप्राण में श्वास मात्रा में प्रयोग होता है अधिक या फिर कम? तो यहाँ आपको लिखना है अधिक। चलिए ये भी हो गया। अब गा में देखते हैं। तालु आदि स्थान के ऊपर ऊपरी भाग से डैश स्वर उच्चारित होता है, कौन सा? उदात्त, बिल्कुल सही है, यही हमें यहाँ पर लिखना है। पहले वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। तो ये भी हम कर चुके हैं। अब इसी के साथ घा ऑप्शन में आपसे पूछा गया है घोष ध्वनि में स्वर तंत्रियाँ होती है दूर या पास? तो यहाँ हमें बताना है पास।
इसी के साथ हमने बिल्कुल सही सही सभी ऑप्शंस को फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अनुनासिक वर्ण उच्चारित होते हैं किसकी सहायता से? तो नाक की सहायता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में यम वर्ण प्रयोग का उदाहरण है, तो क्या है? ऑप्शन ए यही सही होगा। संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं नंबर्स के कि कितने अयोगवाह होते हैं, 2 होते हैं, 3 है, 4 है। यहाँ पर ऑप्शन कुछ और ही दिए गए हैं, लेकिन अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करोगे तो आपका सही आएगा, आपने वही चूज़ करना है। आगे पूछा गया है जिनामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो जिनामूल है। आगे पूछा गया है वर्णों के स्फुट उच्चारण के पूर्व होने वाले पर्यटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभ्यांतर पर्यटन। इसी के साथ आपका पहला संस्कृत का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। हमने सभी प्रश्नों को किया है, लेकिन आपका जो सबसे पहला प्रश्न था उसमें थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी है। ठीक है, वैसे हमारे बाकी सभी प्रश्न बिल्कुल सही है, मैचिंग वाले में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है क्योंकि वो सही नहीं आ रहा है। सब तरीके से हमने करके देख चुके हैं। अब चलिए सेकंड असाइनमेंट पर चलते हैं। कोई परेशानी नहीं है, अगर आपके 5 भी ठीक आते हैं 10 में से तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ गाइज, मैं आपको बता दूँ, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि मैम आर्ट एंड म्यूज़िक का असाइनमेंट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों वो नहीं आएगा। आर्ट एंड म्यूज़िक का कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ इवैल्यूएशन का भी अभी तक नहीं आया है किसी का। अगर आप में से किसी का इवैल्यूएशन का सर्टिफिकेट आया है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना सेकंड असाइनमेंट संस्कृत विषय का। मनोरथ में कौन सी संधि है? तो दोस्तों मनोरथ में विसर्ग संधि है, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं मनोरथ में विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत जल्दी से पहचान हो जाती है। अब चलते हैं विद्यालय। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है, ये लीजिए हमने प्लेस्ड कर दिया है। महोदय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों गुण संधि। और महाऔषध, इसमें वृद्धि संधि। बिल्कुल सही हमने मैच कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इनमें पूछा गया है आपसे सत्य और असत्य बताने हैं। हरिश्चंद्र का सही संधि विच्छेद हरि प्लस चंद्र है, क्या ये सही है? तो ये सत्य है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है विद्यालय शब्द में वृद्धि संधि है, तो नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा था उसमें दीर्घ संधि है, तो ये क्या हो जाएगा? इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलेंगे। व्यंजन वर्णों का मेल स्वर या व्यंजन वर्णों से होने पर व्यंजन संधि होती है, तो यहाँ पर आप करेंगे सत्य कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पर सत्य आने वाला है। ए या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, क्या ऐसा ही होता है? बिल्कुल होता है जब हम संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सत्य। उसी के साथ अगला प्रश्न है संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या फिर मेल? जी हाँ, बिल्कुल होता है। और समास का अर्थ क्या होता है? अलग अलग करना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सत्य। आपने देख लिया यहाँ पर 5 प्रश्न थे जिनमें आपका दूसरे नंबर का प्रश्न असत्य था, बाकी सभी सत्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ आपसे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए गए हैं। नायक शब्द में कौन सी संधि है? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अयादि संधि होगी। चलिए लिखें। अयादि हमने लिख लिया है, संधि भी लिखना होगा इसके साथ, नहीं तो रीड नहीं करेगा। अगला प्रश्न है पावक शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ भी दोस्तों आपकी अयादि संधि होगी, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा प्रश्न है स्वर जमा स्वर क्या बन जाता है? स्वर या फिर व्यंजन?
तो स्वर और स्वर मिलकर क्या बनता है, स्वर ही होता है। ठीक है, चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 हो। पांचवा प्रश्न है अदगुण संधि का सूत्र है कौन सी, गुण या फिर यण, तो यहाँ पर आएगा आपका गुण संधि। एक बार और देख लीजिए, हमने सभी को फिल कर लिया है। अयादी संधि, दूसरे में भी अयादी, तीसरे में स्वर, चौथे में 3, पांचवें में गुण संधि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। महेश शब्द में संधि है तो गुण संधि। सज्जन शब्द में यहाँ हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। पवन शब्द में शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कौन सा होगा, आपका ए ऑप्शन सही है, पो धन अन। ठीक है, अब आगे पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गई है। तो हमें यहाँ पर आपको चुनना होगा जिससे आपका सही मार्क हो, ऑप्शन ए दीर्घ संधि आप चुन लीजिएगा, सही रीड करेगा। इसी के साथ आपका दूसरा असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाता है, सबमिट कर देते हैं और देखते हैं कितने प्रश्नों का उत्तर हमने सही दिया है। सो गाइस, सभी प्रश्न एकदम करेक्ट हो जाते हैं हमारे। अब हम चलेंगे संस्कृत के तीसरे नंबर के असाइनमेंट पर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, तीसरे असाइनमेंट में सबसे पहले फिर से आपसे सुमेलित करने के लिए दिया गया है, चलिए करते हैं। प्रतिदिनम कौन सा समास होगा, ये होगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। तो आपको इसके सामने क्या रखना है, अव्ययी भाव। कार्य कुशल, कार्य में कुशल यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास को लाइए। नीलकंठ कैसा समास है, ये बहुव्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका यानी शिव जी। ठीक है, पितरो, इसमें कौन सा आपका समास होगा, तो द्वंद्व समास है। और कृष्ण सर्प, ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। अब सभी मैच हो चुके हैं, आप देख लीजिए। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन सही नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ देखिए इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक आपके इसमें की गई है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करना ही ठीक है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरीके का है। आपके इस ऐप में बहुत सारी मिस्टेक्स दी गई है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी, इस क्वेश्चन में भी, यहाँ भी, तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से करना है। आप इसको भी स्किप कर दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। आपके यदि 10 में से 5 भी ठीक आते हैं तो भी आप 100% पूरा कर पाएंगे, उससे कोई दिक्कत आपकी नहीं होने वाली। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन को अलग कीजिए। शूल पाणी में बहुव्रीहि समास है, क्या यह सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है, सत्य लिखिए। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पदों में विशेष्य विशेषण संबंध हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ लिखेंगे हम असत्य। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं, तो यह सत्य है, नहीं, यह हो जाता है असत्य। अगले प्रश्न में आपसे फिर से पूछा गया है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा विभक्ति का लोप हो जाता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो ये भी दोस्तों असत्य है। पांचवा क्वेश्चन है, सेना नायक में संबंध तत्पुरुष समास है,
सत्य है या फिर असत्य है। तो सेना नायक में आपका तत्पुरुष समास है, यानी सेना का नायक, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चलिए लिखिए। आपके पांचों प्रश्न हो गए हैं, आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न में था सत्य, दूसरे में असत्य, तीसरे में असत्य और चौथे में असत्य, पांचवा सत्य। अब इसको सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कर्मधारय समास है, कौन सा है इनमें से? कर्मधारय समास है नीलोत्पलम, सी ऑप्शन सही है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, चंद्र है जिसके शिखर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरत्रम में समास है कौन सा? इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका द्विगु समास। अगला प्रश्न है शपाणी पादशम में समास है, यहाँ हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। आगे बढ़े। त्रिभुवनम में समास है कौन सा? द्विगु। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिनतियों की बात की गई है। त्रिभुवनम यानी 3 भवन। ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दोस्तों हमने स्किप किए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत दिए गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं। 7 क्वेश्चन में से देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही है। तो गाइज जितने क्वेश्चन हमने किए वो सभी सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, असाइनमेंट नंबर 4 पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है रामतः। ये किसके साथ सुमेलित करेंगे? तो ये हो जाएगा दोस्तों पंचमी एकवचन। कहाँ लिखा है पंचमी एकवचन? तो ये रहा आपका दूसरे ऑप्शन पे, इसको यहाँ पर प्लेस्ड करेंगे। मति भी, ये आपका हो जाएगा तृतीया बहुवचन, ये लीजिए। मधु ने, यहाँ आपको लिखना होगा चतुर्थी, चतुर्थी एकवचन। युष्मत, ये हो जाएगा पंचमी बहुवचन। और बाकी जो बचा षष्ठी वो सर्वस्व के साथ हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, जिसमें आपको सत्य और असत्य भरना है। रामेशु सप्तमी बहुवचन है, तो ये सत्य है, यहाँ पर सत्य लिखो। दूसरा क्वेश्चन है गुरुनाम पंचमी एकवचन है, यह असत्य होगा। पितरा तृतीया एकवचन है, तो ये आपका सत्य होगा। धेनु चतुर्थ, यहाँ पर चतुर्थी बहुवचन है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा असत्य। पांचवा है मात्रे चतुर्थी एकवचन है, तो यहाँ आपको करना होगा सत्य। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं कहाँ हमने क्या चीज़ फिल की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बालकाय मधुरे रोचते, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए चतुर्थी एकवचन सही हो जाएगा। अश्वा पादते धावंती, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी तृतीय द्विवचन होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों सेम आ गया है। ठीक है, तो फिर से आपको यही फिल करना है। यहाँ पर आपको तृतीया बहुवचन, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इस बार यहाँ दिया गया है वृक्षात पत्राति पतंती, तो यहाँ आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो यहाँ हो जाएगी दोस्तों आपकी पंचमी एकवचन। आगे बढ़ते हैं। ग्रामम अभीति नदी अस्ति, यहाँ हो जाएगी आपकी द्वितीय एकवचन। शिक्षक सुधा खंडेन लिखती, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? तृतीय एकवचन। ठीक है, अब इसी के साथ आपके 8 के 8 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और सभी प्रश्न एकदम सही है। अब हम चलेंगे असाइनमेंट नंबर 5 पर। तो गाइज ये आपका 5वां असाइनमेंट है। पहला प्रश्न पूछा गया है सह विद्यालय गच्छति, यहाँ गच्छति में कौन सी धातु है? तो यहाँ पर गम धातु हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों कालों का सही कर्म बताइए, तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसे ही तो लिखते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संस्कृत में कितने काल होते हैं? दोस्तों यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है कि कितने काल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी यदि आप ऑप्शन नंबर सी चुनते हैं तो आपका सही रीड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पच्छ धातु, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सही।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लट लकार कौन से काल का बोधक होता है? तो लट लकार भविष्य काल को ही कहते हैं। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विधिलिंग लकार, डी ऑप्शन। लट लकार किस काल का बोध कराता है? तो ये कराता है वर्तमान काल का। इसी के साथ संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तो 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो संस्कृत में दोस्तों 3 ही वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो लकार की संख्या 10 होती है। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न पूरे होते हैं। 5वें असाइनमेंट के सबमिट करते हैं और स्कोर आपके सामने है। हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। अब चलेंगे छठे असाइनमेंट पर। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका 6th असाइनमेंट आ जाता है और इस बार हम जितने भी मैचिंग वाले क्वेश्चन होंगे उनको स्किप करके चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा समय भी लग रहा है। अगर आप लोग इसको बिल्कुल सही कर लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन ही कह लीजिए, इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइए। मैं आपका जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा सही आंसर का, मैं उसको पिन ज़रूर करूँगी, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट्स उसकी हेल्प ले सके। तो हम यहाँ पर इसको स्किप करते हैं क्योंकि फिर भी एक ही नंबर का है, कोई बात नहीं है। श्री गुरुवे नमः में गुरुवे में कौन चतुर्थी है? तो क्या ये सत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। चलिए, बहुत आसान इस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए ताकि टिक करते ही वो सही हो जाए। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभित परित सम्या निष्ठा के साथ द्वितीया होती है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। संस्कृत में कारकों की संख्या 7 होती है, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी चुनना होगा, असत्य, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आधारो, इसके साथ आपको अधिकरणम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? चलिए कोशिश करते हैं, लिखा जाता है कि नहीं। आधा में इसमें लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोशिश करते हैं। हाँ चलिए, हो गया, हम लिख चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता चल गया। यहाँ आपको फिल करना होगा दोस्तों तृतीया, ठीक है। चलिए लिखे। ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको लिखना होगा सप्त, ठीक है। बिल्कुल सही। जो आसान से शब्द होते हैं उन्हें लिखने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर फिर से आपको एक लंबा चौड़ा शब्द दिया गया है, चलिए लिखते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों लिखेंगे बी, ठीक है, कर्णम। ये भी हमने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको लिखना होगा कर्ता। गाइस, लिखने वाले क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं ये इस तरह से, तो कोशिश करेंगे कि ठीक हो।
ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको संबोधन की गणना होती है प्रथमा में, तो यही सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ठीक है। राम में है पुस्तक पठती, में विभक्ति है कौन सी? द्वितीय विभक्ति है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है पंचमी विभक्ति में कारक चिन्ह होगा कौन सा? पंचमी विभक्ति यानी अपादान, अपादान यानी से अलग होने के अर्थ में। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ आपका हो जाएगा 6 होती है। कारक का अर्थ क्या होता है? तो क्रिया के से संबंध रखने वाला ही। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन तो एक स्किप किया है, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे उनमें भी भरने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर सर्वर रीड ना कर पाए, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक क्वेश्चन में और आपकी प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो चलिए अब अगले असाइनमेंट पर चलते हैं। कोई बात नहीं, ये आपका 7वां असाइनमेंट इस क्लास का आखिरी असाइनमेंट होगा। इसके बाद के बचे 7 असाइनमेंट हम एक और क्लास लगा करके उसमें पूरे करा देंगे फटाफट से। तो ये इस वीडियो का लास्ट असाइनमेंट है। 2 पार्ट में हम इसको कवर कर रहे हैं, शुरू के साथ और आखिरी के साथ एक और वीडियो में आपके मिल जाएंगे। सामाजिक अध्ययन विषय के सभी असाइनमेंट कंप्लीट मैं आपको करा चुकी हूँ, आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में। चलिए पूरा करें। विद्या से विहीन व्यक्ति किसके समान होता है? तो पशु के समान होता है। प्रभवती की में धातु है कौन सी? भू धातु है। और हाँ गाइस, आपको साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट के मैंने आपको रिटन असाइनमेंट भी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी जो भी असाइनमेंट मेरे तक आएंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्धजा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हो जाएगा केश। विद्या विहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गुरुनाम कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो यहाँ आपको लिखना है दोस्तों षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और बहुवचन, ये आपका सही हो जाएगा। माता किसके समान होती है? तो सभी तीर्थों के समान होती है। विद्या अध्ययन के समय क्या व्यर्थ नहीं जाना चाहिए? तो एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए जब आप पढ़ते हैं। सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है? स्नान करना, वस्त्र धारण करना, चंदन लगाना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ही आपको क्लिक करना होगा। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? तो ये लोभ से उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है विदेश यात्रा करते समय सबसे बड़ा बंधु कौन होता है? आपकी विद्या होती है। ठीक है, विद्या। ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7वें असाइनमेंट के सभी प्रश्नों को हमने पूरा कर लिया है। सबमिट करते हैं और स्कोर आपके सामने है। सभी प्रश्न एकदम करेक्ट है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मिलेंगे। बाकी के बच्चे असाइनमेंट सभी पूरे कराने हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी पूरी होती है आप किसी के साथ। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।